ठीक है, आवाज आ रहा है? एक बार विक्रम देखना तो। ठीक है ना? ओके। तो हम लोग जो है बेसिकली पिछले क्लास में ओशन करंट ये सब डिस्कस कर रहे थे, है ना? ठीक है। आज एक जो है ओशन टाइड्स है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर ओशन करंट्स का जो पार्ट बचा हुआ था ना उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। टाइड्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। टाइड्स है ना, ज्वार भाटा, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या होता है ज्वार भाटा, क्या होता है टाइड्स, क्या होता है, किसी को मालूम है? कोई आइडिया है क्या होता है? ओशन करेंट्स। ओशन करेंट्स क्यों बोलोगे? ओशन वाटर है ना, ओशन वाटर। सी वेव्स तो अलग हो गया, देखो वेव्स अलग हो गया, ओशन करेंट्स अलग हो गया, है ना? टाइड्स अलग हो गया, तीनों अलग चीज। देखो कहने का मतलब है ना, इस चीज को समझो। जो ओशन वाटर है ना, ओशन वाटर है, जो समुद्र का जो पानी है ना, इसके कई तरह से मूवमेंट है तो पॉसिबल होते हैं। ठीक है। एक होगा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, है ना, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, है ना, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, क्षैतिज जिसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को, इसको ओशन करेंट्स बोलेंगे, है ना, महासागरीय धाराएं जिसको बोलेंगे। जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा, है ना, दैट विल बी कॉल्ड एज करेंट्स। ठीक है। अगर ओशन वाटर में वर्टिकल मूवमेंट हो, ऊपर नीचे उसका मूवमेंट हो, उसको टाइड्स बोलेंगे, है ना, दैट विल बी कॉल्ड एज टाइड्स। ठीक है। दैट विल बी कॉल्ड एज टाइड्स। वर्टिकल मूवमेंट, अगर ओशन वाटर में वर्टिकल मूवमेंट होगा, इट विल बी कॉल्ड एज टाइड्स, टाइड्स। ठीक है। एक तीसरा मूवमेंट होता है जिसमें ओशन वाटर जो है सो एक्चुअली मूव नहीं करता, बट एक वेव्स का फॉर्मेशन होता है ना, वेव्स का फॉर्मेशन होता है ना। इसको क्या बोलेंगे? है ना, ओशन वेव्स बोलेंगे, वेव्स, है ना, हिंदी में इसको तरंग बोलते हैं, है ना, तरंग, है ना, तरंग। तो ये तीन तरीके से जो है ओशन वाटर का है सो मूवमेंट होता है। वेव्स होगा, टाइड्स, टाइड्स को क्या बोलेंगे? ज्वार भाटा बोलते हैं, हिंदी में ज्वार भाटा। ठीक है। और ओशन करेंट्स को महासागरीय धाराएं बेसिकली बोलेंगे, है ना। तो इसमें क्या होगा? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा। अब देखो कि तीनों जो है सो तीनों का जो रीजन होगा ना, वो तीनों का अलग रीजन होता है ना। जैसे कि हमने ओशन करेंट्स के बारे में पढ़ा था, है ना, ओशन करेंट्स का ओरिजिन किस वजह से होता है? तो एक तो विंड्स तो है ही, है ना, परमानेंट विंड्स है उसकी वजह से, प्लस जो अर्थ का रोटेशन है, जो कोरियोलिस फोर्स है ना, ये सब फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो टाइड्स है जिसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, टाइड्स बेसिकली किसके वजह से होता है? मून की वजह से। बेसिकली आप ये बोलो कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड सन, है ना, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड सन ऑन अर्थ, मून एंड सन ऑन अर्थ, है ना, प्लस प्लस अर्थ रोटेशन, प्लस अर्थ रोटेशन। ठीक है। अर्थ रोटेशन, जो पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूर्णन करती है उसके वजह से भी टाइड्स का जो है सो फॉर्मेशन होता है। गुड मॉर्निंग खुशबू, पिंकी एंड कंचन, गुड मॉर्निंग ऑनलाइन जो भी है। ठीक है। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया, है ना। वेव्स बेसिकली क्या है? वेव्स, है ना, वेव्स क्या है? तो समुद्र के सरफेस पे सबसे ऊपर वाले लेयर पे आपको मालूम है कि विंड्स जो है सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा सरफेस पे, है ना। विंड्स जैसे कि जो परमानेंट विंड्स हो गया, या फिर साइक्लोनिक कंडीशंस में विंड्स हो गए, तो उसके वजह से जो एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा सरफेस वाटर में, और जो वेव्स जनरेट होगा, उसी को हम लोग ओशन वेव्स बोलेंगे। ठीक है। वेव्स बेसिकली, अगर कोई भी वेव्स की अगर आप बात करते हैं, तो वेव का काम क्या होता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वेव्स?
कोई भी वेव, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं तो आपके पास है सो जो है सो साउंड आपके पास पहुंच रहा है ना, तो वेव्स को जो है सो मीडियम में वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, ठीक है ना, कोई भी वेव होगा वो मीडियम में वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। तो जो ओशन वेव्स होते हैं ना, ओशन वेव्स ये क्या करता है, जो ओशन वाटर है, ये कॉन्सेप्ट है याद रख लो, जो ओशन वाटर है ना, इसमें एक सर्कुलर मोशन क्रिएट करता है, सर्कुलर मोशन, समझ में आ गया? उसको हम लोग देखेंगे कैसे क्रिएट करेगा। जो ओशन वाटर में सर्कुलर मोशन है ना, यानी कि उसमें जो है सो एक सर्कल क्रिएट करता है, और जैसे जैसे वेव्स आगे प्रोपगेशन होगा, वेव्स क्या है, वेव्स जो है सो एनर्जी का है सो ट्रांसफर है, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, है ना, यानी कि ऊर्जा का स्थानांतरण है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है वेव्स, ठीक है। और इसमें वेव्स के वजह से जो ओशन वाटर है उसमें सर्कुलर मोशन क्रिएट होता है, इस पॉइंट को याद रखना, सर्कुलर मोशन क्रिएट होता है। जैसे कि देखो, लहर, समुद्र के सरफेस पे लहर कैसे आगे बढ़ेगा, है ना, इस तरीके से वेव्स क्रिएट होता है ना, ये वेव्स क्रिएट, सपोज कि आगे ऐसे लहर जो है, सपोज कि इधर है सो समुद्र है, और यहाँ पे आप जो है बीच किनारे आप जो है सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आपको समुद्र का पानी कैसे इस तरीके से आते हुए लहर दिखता है ना, दिस इज द वेव। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ओशन वाटर है यहाँ पे, ये ना एक सर्कुलर मोशन में जो है सो, है ना, ऊपर नीचे करेगा, यहाँ पे सर्कुलर मोशन में जो है सो ऊपर नीचे करेगा। कहने का मतलब है कि समुद्र का पानी यहाँ वाला पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पानी नहीं जाएगा, है ना, वेव्स का यही प्रॉपर्टी होता है, जो वेव्स में पार्टिकल है सो ऑसिलेट करते हैं अपने ही पोजीशन पे, एक मीन पोजीशन के अराउंड है सो, है ना, ऑसिलेट करेगा, लेकिन एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर देता है, तो ऐसा लगता है कि मीडियम है सो आगे बढ़ा, लेकिन एक्चुअल में वेव्स आगे बढ़ते हैं, एनर्जी आगे जाता है, ना कि वो मीडियम आगे बढ़ेगा। तो सेम उसी तरीके से जो ओशन वेव्स होता है, उसके जो ओशन वाटर्स का जो मोशन होगा वो अपने ही जगह पे एक सर्कुलर मोशन में है सो घूमता रहेगा, सर्कुलर मोशन में घूमता रहेगा, लेकिन एनर्जी को आगे ट्रांसफर करेगा। तो ऐसा दिखेगा कि एक वेव का जो है सो क्रेस्ट ट्रफ फॉर्म करते हुए आगे की तरफ जो है सो, है ना, आपको वेव्स बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये हो गया। ओशन वेव्स जो है आप देखिए तो किससे किसके वजह से क्रिएट होगा, तो ओशन वेव्स इस वजह से कि सपोज यहाँ पे जो है विंड्स, काफी स्ट्रॉन्ग विंड्स होंगे, तो जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होगा वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा सरफेस वाले वाटर में, और उसके वजह से है सो रिपल्स क्रिएट होंगे। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड होगा उतना ज्यादा है सो स्ट्रॉन्ग वेव्स होंगे, है ना, इस तरीके से जब भी कभी साइक्लोनिक कंडीशंस अगर कहीं पे चक्रवात आता है, तो आपको मालूम है कि काफी वेव हाइट हाइट का जो वेव है वो आपके शोर एरियाज में, कोस्टल एरियाज में सो हिट करता है ना। दूसरा, एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग सर्ज बोलते हैं, सर्ज, व्हाट इज सर्ज, सर्ज, सर्ज क्या होता है, देखो सर्ज बेसिकली ये जो हाइट हो गया ना, दिस इज कॉल्ड एज सर्ज। सर्ज मतलब कि ओशन वाटर अगर किसी साइक्लोन के वजह से या फिर स्ट्रॉन्ग विंड्स के वजह से जो कोस्टल एरियाज में जो हिट करता है, स्ट्रॉन्ग वेव्स जो हिट करता है, उसी को हम लोग सर्ज बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली ये स्टॉर्म से यानी कि चक्रवात से जुड़ा हुआ होता है, इसी वजह से इसको हम लोग स्टॉर्म सर्ज भी बोलते हैं। स्टॉर्म सर्ज के वजह से क्या होगा कि आपके कोस्टल एरियाज में जो तटीय क्षेत्र है वहां पे बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाता है, कब, जब कोई स्ट्रॉन्ग साइक्लोन हिट करता है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि साइक्लोन में विंड्स का वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर, कुछ इस तरीके से स्पीड होता है। तो जितना ज्यादा विंड का स्पीड होगा उतना स्ट्रॉन्ग वेव्स जो है सो आपके सरफेस पे हिट करेगा, कोस्टल एरियाज में हिट करेगा, सो दैट विल बी कॉल्ड एज द स्टॉर्म सर्ज, है ना, ये हो गया। चलो अब टाइड्स को देखते हैं, टाइड्स को समझते हैं बेसिकली कि टाइड्स क्या होता है। ज्वार भाटा है ना, टाइड्स, इसको पहले समझ लो, बाकी उधर नोट्स में जो है सब डेफिनेशन ये सब लिखा लिखा हुआ है, वहां से आप नोट कर लेना। टाइड्स बेसिकली क्या है, तो ये वर्टिकल मूवमेंट है ओशन वाटर्स का, वर्टिकल मूवमेंट है, किस वजह से होता है, तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन ऑन द अर्थ। अब इस चीज को समझो, ये हमारा सपोज की अर्थ है ना, ये पृथ्वी है, दिस इज योर अर्थ, और इसके चारों तरफ है सो मून जो है सो चक्कर लगाएगा, है ना, एक ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होता है, ठीक है। प्लस सपोज कि यहाँ पे सन भी है, दिस इज योर सन ऑल्सो। पृथ्वी जो है सो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, मून जो है सो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और दोनों मिल करके सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, कुछ इस तरीके से मोशन है। तो एक बात बताओ, जब आप ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हो तो फोर्स क्या होता है ना, जी एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर, है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है।
तो आपको मालूम है कि जो अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर किसका ग्रेविटेशनल फोर्स है सो ज्यादा होगा, मून का कि सन का? किसका ज्यादा होगा? सन का ज्यादा होगा? नहीं, मून का ज्यादा होता है, क्योंकि मून मून का क्या है कि रेडियस काफी, ये जो ऑर्बिट, ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ये काफी कम है ना, रेडियस काफी कम है। लेकिन सूरज के बीच में देखो तो ये जो डिस्टेंस है काफी ज्यादा है ना। तो सूरज और अर्थ के बीच में चूंकि डिस्टेंस ज्यादा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वैल्यू है, जो उसका जो आप देखें थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन मून है, मून के बीच में क्या है, अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस कम है ना। तो जब डिस्टेंस आर जितना कम होगा, फोर्स उतना ज्यादा होगा, है ना। तो अर्थ के, पृथ्वी के ऊपर, है ना, अर्थ के ऊपर आपको सन का भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और मून का भी लगता है। लेकिन मैग्नीट्यूड है तो किसका ज्यादा होगा, तो मून वाले फोर्स का, है ना, क्योंकि मून है तो नजदीक है, पृथ्वी के नजदीक। तो इसके वजह से क्या होता है ना, इसकी वजह से क्या होता है कि सपोज कि इसको एक सिर्फ मून और अर्थ सिस्टम को लेते हैं। देखो, अर्थ है और ये मून है, दिस इज योर मून है, ठीक है। अर्थ है, मून है, चांद है। तो अब आपको मालूम है कि अर्थ के ऊपर जो क्या सरफेस पे जो है सो कई वाटर बॉडीज हैं, जैसे कि पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, साउदर्न ओशन है, आर्कटिक ओशन है ना, पूरा वाटर बॉडीज है अर्थ के ऊपर में। तो आपको मालूम है कि जो वाटर बॉडीज है इसके अंदर है सो, है ना, मूवमेंट है सो पॉसिबल है ना, मूवमेंट पॉसिबल है। तो जब मून जिस अर्थ के सरफेस के पास में, जैसे कि ये जो फेस है अर्थ का, है ना, ये वाला जो फेस है, क्या ये मून के पास में है कि नहीं, है ना, मून के पास में है। तो इसके वजह से क्या होगा कि उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स है सो ज्यादा लगेगा, है ना। जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा तो क्या होगा कि यहाँ का जो ओशन वाटर है ना, ओशन वाटर जो है ये मून की तरफ खींच जाएगा। समझ में आ गया? अगर सिर्फ सपोज कि अगर पृथ्वी बिल्कुल सॉलिड होता, अगर पृथ्वी बिल्कुल ही सॉलिड होता, सरफेस पे कोई भी ओशन नहीं होता, कोई भी सी नहीं होता, तो वैसे भी टाइड्स का फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन चूंकि हमारे अर्थ के सरफेस पे कई सारे वाटर बॉडीज है ना, मेगा ओशंस है, इसके वजह से जो मून का जो फेसिंग, अर्थ और मून के बीच में जो फेस मून की तरफ है, वहां पे क्या होगा, एक, है ना, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल पुल जो है, गुरुत्वाकर्षण बल है ना, यह लगेगा, ठीक है। और इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से क्या होगा कि ओशन वाटर का जो लेवल है वो राइज कर जाएगा। समझ में गया? तो इसको क्या बोलेंगे, हाई टाइड, इसी को बोलेंगे, है ना, ज्वार भाटा, है ना, हाई टाइड, है ना, हाई टाइड, ठीक है। दिस इज योर हाई टाइड, दिस इज योर हाई टाइड, हाई टाइड, ठीक है। उच्च ज्वार भाटा जिसको बोलेंगे, है ना, हाई टाइड। देखो, टाइड्स को आप ऐसे समझ सकते हो कि सपोज कि कोई एक कोस्टल रीजन है ना, कोस्टल रीजन है, ठीक है। यहाँ पे सपोज कि ओशन वाटर का एक नॉर्मल वाटर लेवल है ना। टाइड्स को अगर आप नहीं समझ पा रहे हो क्या है, इसको आप ऐसे समझो, है ना, कि सपोज कि एक एवरेज वाटर लेवल किसी कोस्ट में यहाँ पे इस तरीके से है ना। तो जब हाई टाइड आएगा ना, तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? है ना, पानी का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब लो टाइड आएगा तो पानी का लेवल हो सकता है यहाँ पे आ जाए। समझ में आ गया? और यह दिन में, है ना, सामान्यतः किसी भी एरिया में दिन में दो बार है सो हाई टाइड आता है और दो बार है सो लो टाइड आता है। समझ में आ गया? है ना, इसको समझेंगे कि क्यों दिन में है सो दो बार हाई टाइड आएगा और दो बार लो टाइड आएगा। किसी को मालूम है? बताओ। तो एक दिन में अर्थ, मून और सन, तो वो तो पूरे महीने का साइकिल में होगा ना, मैं एक दिन का बात कर रहा हूँ। एक दिन में दो बार हाई टाइड और दो बार लो टाइड एक ही जगह पे क्यों आएगा? अच्छा, बता देंगे, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, है ना। अर्थ का जो है अपने एक्सिस पे रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है ना, इस वजह से होता है, देखेंगे उसको। ये समझ में आया कि नहीं, कैसे हाई टाइड लो टाइड है सो हो रहा है ना। अब ये देखो, मून जो है, मून जो है जिस फेस के नजदीक में होगा वहां पे तो जाहिर सा बात है कि ज्यादा पानी को खींचेगा अपनी ओर, तो हाई टाइड आ जाएगा, ठीक है।
इसके जस्ट अपोजिट में भी हाई टाइड आएगा यहाँ पे। ये क्यों आता है बताओ? अगर मून और अर्थ के बीच में अगर ये पोजीशन है, तो सपोज कि ये ए है और ये बी फेस है, तो ए पे तो समझ में आया कि मून जो है सो नजदीक था तो पानी को खींच लिया अपनी तरफ। बी पर क्यों है सो हाइट आएगा, सेम जैसा ए पे आया वैसा ही लेवल इधर बढ़ जाएगा, क्योंकि जबकि वो तो फेस मून से दूर है, वहां पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, बट क्यों वहां पे हाइट आएगा? बताओ। नहीं, सन के कारण। अर्थ के अपने एक्सिस पे जो रोटेशन होता है, तो आपको मालूम है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो एक बात बताओ कि जब पानी इधर की तरफ खिंचाव हुआ, तो क्या इसको बैलेंस करने के लिए इधर एक पानी जो है सो जाएगा कि नहीं? बैलेंस करने के, समझ में आ गया? अगर ऐसा बैलेंस नहीं होगा, तो आपको मालूम फिजिक्स में क्या है, इट इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग। अगर किसी तरीके से एक तरफ कोई फ्लूइड का मूवमेंट होगा, तो उसको काउंटर करने के लिए दूसरी तरफ फ्लूइड का मूवमेंट हो जाता है, और अर्थ अपने एक्सिस पे है सो रोटेट कर रहा होता है। तो ये जो हाई टाइड आएगा, दिस इज बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ। समझ में आ गया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जैसे कि बाहर की तरफ लगता है ना? बाहर की तरफ, जैसे कि आप देखो, अगर आप उसको प्रैक्टिकली अगर सोचो कि, है ना, बचपन में एक झूला जो होता है ना, कुछ इस तरीके से आप स्कूल में जो है झूलते होगे, है ना? इस पे हम लोग सब लोग बैठ जाते थे, खड़े होते थे, और ये ऐसे घूमते रहता था, है ना? ऐसा कुछ झूला होता था। तो अगर सपोज कि कोई तेजी से, है ना, कोई घुमा दिया, तो क्या होता था कि आप बाहर की तरफ जो है तो आपको, है ना, आप बाहर की तरफ है तो झुकने लगते थे। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है कि केंद्र से बाहर की तरफ यह फोर्स लगता है। कोई भी बॉडी जिसमें घूर्णन होगा, है ना, जिसमें रोटेशन होगा, उसमें बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, दैट इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर सपोज कि अभी अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, और अगर सडन वो रुक जाए, तो क्या होगा? हम लोग सभी लोग जो है बहुत ज्यादा स्पीड से है सो बाहर की तरफ जो है सो, है ना, फेंक दिए जाएंगे, है ना, फेंक दिए जाएंगे, है ना, मेरी गो राउंड, यस। स्यूडो फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, यस। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, बेसिकली यह एक स्यूडो फोर्स है ना? जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो कि सेंटर की तरफ लगता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं? कि ये तो समझ में आ गया कि मून चूंकि नजदीक है, तो यहाँ पे हाई टाइड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में हाई टाइड्स क्यों बनेगा? बैलेंस करेगा। बैलेंस किस वजह से होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, है ना? तो आप ये कह सकते हो कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पे दोनों जगह पे है सो हाई टाइड आ जाएगा। आएगा कि नहीं जी? आएगा। ए बी सी और डी। अब बताओ सी और डी पे है सो लो टाइड आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि पानी जो है सो, इधर का पानी तो डिस्प्लेस कर गया ना, यहाँ का पानी डिस्प्लेस करके इधर चला गया, तो इस वजह से सी और डी पे है सो लो टाइड आ जाएगा। समझ में आ गया? तो एक बात बताओ कि इसके वजह से मून के किसी भी पोजीशन के वजह से आप देख सकते हो कि दो हाई टाइड आ रहा है, दो है सो लो टाइड आ रहा है ना? दो है सो लो टाइड आ रहा है। मेरा सवाल यह था, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था, कि किसी एक जगह पे दिन में दो बार हाई टाइड और दो बार है सो लो टाइड क्यों आता है? इसके पीछे का वजह यह है कि सपोज हम लोग मून को फिक्स कर देते हैं, है ना, फॉर द टाइमिंग मून को फिक्स करो, और अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, यह अपने एक्सिस पे 24 घंटे में एक बार घूम जाता है कि नहीं? 24 घंटे में एक बार घूम जाता है कि नहीं? है ना? तो सपोज कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट ए, है ना, इस पॉइंट को हमको देखना है कि 24 घंटे में इस पॉइंट ए पे दो बार हाई टाइड और दो बार लो टाइड क्यों आएगा? तो सपोज कि पॉइंट ए जो है सो मून के बिल्कुल इसको फेस कर रहा है ना? ठीक है, इसको समझना। तो क्या यहाँ पे जो है सो हाई टाइड आ गया? अभी हाई टाइड आ गया, है ना? ये जब मून को फेस करेगा तो हाई टाइड आएगा। अब सपोज कि ये घूमते 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 ये वाला पॉइंट जो है सो यहाँ पहुंच गया, है ना? 24 घंटे में अर्थ जब घूमेगा, तो ए वाला पॉइंट है सो आगे की तरफ मूव करेगा, है ना? तो आगे की तरफ मूव करेगा, तो अब क्या होगा कि सपोज कि ये ए वाला पॉइंट घूमते घूमते इस लोकेशन पे आ गया, सी पे आ गया, तो क्या वहां पे लो टाइड बनेगा? लो टाइड आएगा? फिर देखो, है ना, ये और आगे घूमते घूमते पीछे पहुंच गया,
बी पे पहुंच गया, तो क्या फिर से हाई टाइड यहाँ पे आएगा? फिर ये आगे घूमते घूमते है सो डी पे पहुंच जाएगा। लो टाइड आ गया, समझ में आ गया कि अर्थ अपने एक्सिस पे 24 घंटे में चूंकि एक जो है कंप्लीट इसका रोटेशन हो जाता है, इस वजह से उस पॉइंट पे सामान्यतः दिन में 24 घंटे में 2 बार हाई टाइड आएगा और 2 बार है सो लो टाइड आएगा। ठीक है, क्लियर है? लेकिन यह पैटर्न जो है सो सब जगह फॉलो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो ओशंस हैं, है ना, उसका जो आप स्ट्रक्चर देखते हो वो यूनिफॉर्म नहीं है ना। कहीं पे आप देखो तो कॉन्टिनेंट्स, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखोगे तो कॉन्टिनेंट्स है सो ज्यादा है ना। दैट मीन्स कि ओशन का जो वाटर का जो फ्लो होगा कहीं पे सामान्य से ज्यादा हो जाएगा, है ना। सपोज कि कोई बे का एरिया है, कोई खाड़ी का एरिया है, जहाँ पे ओशन का जो उसका जो मुंह है ना, वो थोड़ा सा पतला हो गया, तो वहां पे क्या होगा, ज्यादा ऊपर लेवल चला जाएगा, है ना। तो सबसे ज्यादा जो है पृथ्वी पे, पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा हाई टाइड्स कहाँ पर आता है? सबसे ज्यादा हाई टाइड्स, है ना, कौन सा जगह पे? बे ऑफ बंगाल में? नहीं नहीं, क्या नाम है बताओ? कनाडा में आता है, कनाडा वाले बे में, है ना। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब एक बार इसका डेफिनेशन ये सब देख लो। फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स, ज्वार भाटा का निर्माण, अगर चाहो तो आप इसको अपने में डेफिनेशन ये सब नोट कर लो अगर चाहो तो। हालांकि एनसीईआरटी में ये सब डेफिनेशन दिया हुआ है, टाइप दिया हुआ है, वहीं से मैंने आपको ये टाइप किया है। द फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स इज प्राइमली ड्यू टू द ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन बिटवीन द अर्थ, मून एंड द सन। ठीक है, यानी कि अर्थ, मून और सन के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है, उसके वजह से आपका ज्वार भाटा का है सो निर्माण होगा, है ना। ज्वार का निर्माण मुख्य रूप से पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में गुरुत्वाकर्षणीय अंतः क्रिया के कारण होता है। ठीक है, अब पहला जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन यानी कि गुरुत्वाकर्षण आकर्षण। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून जनरेट्स टू टाइडल बल्जेस। टाइडल बल्जेस जो हमने अभी देखा पीछे में, है ना, टाइडल बल्जेस क्या होता है? देखो, टाइडल बल्ज का मतलब यही मैं आपको पीछे एक्सप्लेन कर रहा था। देखो, ये मून है, ये अर्थ है ना। मून के, मून का जो फेस जिस तरफ होगा अर्थ का, वहां पे पानी है सो बाहर की तरफ खिंचाव हो जाएगा। इसी को टाइडल बल्ज बोलते हैं, ज्वारीय उभार बोलते हैं। समझ में आ गया? ज्वारीय उभार, टाइडल बल्ज इसको बोलेंगे, है ना। और ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे क्या आएगा? हाई टाइड आएगा, हाई टाइड आएगा, है ना, हाई टाइड आएगा। अब इसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरा टाइडल बल्ज है सो जनरेट हो जाएगा, है ना। इसको बैलेंस करने के लिए दूसरा इधर से जो है सो टाइडल बल्ज क्रिएट हो जाएगा, जो कि मून के अपोजिट फेस में, है ना, चांद का जो विपरीत फेस है उधर की तरफ। और इसके पीछे का रीजन क्या है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अप केंद्रीय बल, अप केंद्रीय बल, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। तो इस वजह से पृथ्वी पे दो टाइडल बल्ज क्रिएट होगा ओशन वाटर्स का, है ना, जो कि दोनों एक दूसरे से अपोजिट होगा और दोनों जगह पे सो हाई टाइड्स आएगा। ये डायग्राम क्लियर है? ठीक है, होगा, सन का भी रोल होगा, सन का भी रोल होगा। जैसे कि सन जो है, सन क्या करेगा, सन भी पानी का थोड़ा सा लेवल को, है ना, ऊपर की ओर बढ़ाएगा, है ना, मून भी बढ़ाएगा। तो ये जो टाइडल बल्ज जो आपको दिखाया गया है, ये सूरज और चांद के दोनों के कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि किसका ज्यादा इम्पैक्ट होता है, मून का कि सन का, तो मून का हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि सन को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दी, ऐसा नहीं, सन का थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। लेकिन सन और मून दोनों का है सो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से है सो टाइड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हाँ बोलो। वाटर बॉडी, बिल्कुल, तो वाटर बॉडी नहीं रहेगा तो कैसे होगा? वाटर बॉडी नहीं होता तो ओशन करेंट्स नहीं होता, टाइड्स। अच्छा, अपोजिट फेस में बोल रहे हो, तो नहीं होगा ना वहां पे। तो बैलेंस करने के लिए दूसरे जगह पे जहाँ पे उसके नियर अबाउट जो वाटर बॉडी है वो उसको काउंटर करेगा। अब जबरदस्ती तो होगा नहीं, कॉन्टिनेंट्स को हटाओ बीच में से और ओशन वहां पे आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। हाँ,
तो एयर के वजह, एयर के पास उतना मास नहीं है ना कि वाटर के मास। अच्छा, नीचे से फिल करता है, तो ओशन वाटर्स में उसी तरीके से डिस्प्लेस होगा ना? नहीं, सम्राट का क्वेश्चन ये है कि सर जैसे एक तरफ टाइडल बल्ज है और दूसरे अपोजिट फेस में कॉन्टिनेंट्स है, वहां पे ओशंस नहीं है, तो उसको कैसे बैलेंस किया जाएगा? हाँ, तो उसके साइड्स में तो ओशंस होंगे ना, ओशन वाटर्स, वो उसको टेम्पोरली बैलेंस करेगा, है ना, बैलेंस करेगा। ठीक है। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हो गया, ये हो गया। दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, है ना, केंद्र ऑफ सारक बल। As the Earth and the Moon revolve around their common center of mass, very center, the centrifugal force also contributes to the formation of the bulge on the side of the Earth opposite to the Moon। यानी कि उस साइड में जो कि मून से अपोजिट फेस में जो है ना, वहां पे मून से अपोजिट फेस में जो है सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से एक टाइडल बल्ज है सो जनरेट हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा है सोलर इन्फ्लुएंस, सन के वजह से, है ना, सन के ग्रेविटी के भी वजह से, सन्स ग्रेविटी, है ना, सन्स ग्रेविटी, इसके वजह से भी होगा, है ना। सूर्य का भी सेम, जैसे चंद्रमा का प्रभाव है ग्रेविटी का, उसी तरीके से सूर्य का भी प्रभाव है सो होगा। अब यहाँ पे आपको टाइड्स के जो टाइप्स होते हैं ना, उसको थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, देखो ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, टाइड्स के जो है टाइप्स, ज्वार भाटा के प्रकार, है ना, इसको दो तरीके से जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति के आधार पर, है ना, आवृत्ति के आधार पर। और दूसरा बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ अर्थ, मून एंड सन। ठीक है, दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक है बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब कि किसी पृथ्वी के किसी जगह पर दिन में कितनी बार हाई टाइड आता है और कितनी बार है सो लो टाइड आता है। तो अगर डाईयूनल टाइड्स है, diurnal tides है, these tides have one high tide and one low tide each day. They are less common and occur in certain parts of the Gulf of Mexico and Southeast Asia। अब देखो सम्राट, तुम्हारा सवाल का जवाब यहाँ पे मिल जाएगा कि डाईयूनल टाइड्स यानी कि सपोज कि कुछ ऐसा रीजन हो, है ना, कुछ ऐसा रीजन हो जो कि जहाँ पे कॉन्टिनेंटल मास ये सभी थोड़ा ज्यादा हो, है ना, ओपन ओशियंस ना हो, तो क्या वहां पे हाई टाइड्स दो बार आना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। जब वो डायरेक्ट मून को फेस करेगा किसी पॉइंट पे तो वहां पे हाई टाइड आ जाएगा, लेकिन जब वो अपोजिट फेस पे रहेगा और कॉन्टिनेंटल ब्लॉक अगर ज्यादा है तो वहां पे हाई टाइड वैसा देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे प्लेसेस पे हम लोग क्या बोलेंगे कि वहां पे डाईयूनल टाइड्स आता है, जैसे कि गल्फ ऑफ मैक्सिको, है ना, साउथ ईस्ट एशिया, ऐसे जगह पे। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा कि एक हाई टाइड होगा और एक लो टाइड होगा, 24 आवर्स के ड्यूरेशन। समझ में आ गया? 24 घंटे में सिर्फ एक हाई टाइड एक लो टाइड, उसको क्या बोलेंगे? डाईयूनल टाइड या फिर दिवसीय ज्वार। यह ज्वार प्रतिदिन एक उच्च ज्वार और एक निम्न ज्वार होते हैं। एक दिन में एक ज्वार और एक निम्न ज्वार, है ना, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार वहां पे है ना। और कहाँ पे है? गल्फ ऑफ मैक्सिको, है ना, साउथ ईस्ट एशिया, है ना, इस वाले रीजन में आपको है सो डाईयूनल टाइड्स आएगा। दूसरा है सेमी डाईयूनल टाइड्स, जो कि सबसे कॉमन है। इसमें क्या होगा? टू हाई टाइड्स, यानी कि 24 घंटे में, 24 घंटे के अंतराल पे दो बार है सो आपको उच्च ज्वार आएगा और दो है सो लो टाइड आएगा, इच डे, इच डे। समझ आ गया? दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टाइड्स, है ना, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टाइड्स। कहाँ पे है? अटलांटिक कोस्ट में है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में और यूरोप के पास में। इसको हम लोग अर्ध दिवसीय ज्वार बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट है मिक्स टाइड्स। दीज टाइड्स हैव टू हाई टाइड्स एंड टू लो टाइड्स ईच डे बट विद वेरिंग हाइट्स, है ना। वहां पे क्या होगा कि हाइट है सो वेरी कर देगा, है ना, है ना। तो उसको हम लोग मिक्स्ड टाइड्स बोलते हैं। मिक्स्ड टाइड्स अकर अलोंग द पैसिफिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, है ना। नॉर्थ अमेरिका का जो पैसिफिक कोस्ट है वहां पे मिक्स्ड टाइड्स आता है। मिक्स्ड टाइड्स का मतलब कि कभी टाइड का हाइट है सो ज्यादा आएगा, है ना, कभी कम आएगा। तो इसके इसके पीछे का वजह क्या है, क्यों इतना वेरिएशन देखने को मिल रहा है? इस वजह से, हाँ, मतलब ओशन ओशन जो है सो यूनिफॉर्म नहीं है हमारे अर्थ के ऊपर में। कहीं पे जैसे कि साउदर्न हेमिस्फीयर में देखो तो ओशन है सो ज्यादा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखो तो कॉन्टिनेंटल मास ज्यादा है। तो जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ओशंस का, महासागर का, इस वजह से जो ज्वार भाटा है उसमें कई तरह का जो है सो, है ना, वेरिएशन है सो आ जाता है। समझ में आ गया?
इसको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। ठीक है। बे ऑफ फुंडी, यस, बे ऑफ फुंडी जो है कनाडा में, वहां पे आप इस पॉइंट को नोट कर लो कि पृथ्वी पे जो सबसे ऊंचा हाई टाइड आता है ना, वो कहाँ पे आता है? बे ऑफ फुंडी, कनाडा में। ये इम्पोर्टेंट है आपके पीटी के लिए फैक्ट, क्योंकि आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसका जिक्र किया गया है ना, तो याद कर लो बे ऑफ फुंडी कनाडा, है ना। आप इसको अगर मैप पे देखो कि कहाँ पर लोकेटेड है, तो अटलांटिक ओशन में है ना, जैसे कि सपोज कि हाँ 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 वही, ये जो रीजन है ना, ये कनाडा है ऊपर में, दिस इज योर कनाडा, है ना, तो यहाँ अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक, है ना, तो ये है बे ऑफ फुंडी। यहाँ पे अब जिस तरीके से देखो, यहाँ पे क्या है ना कि काफी नैरो जो है बे क्रिएट होता है ना, काफी नैरो, तो उसकी वजह से पानी जो है सो कम एरिया में ज्यादा पानी है, सो हाई टाइड आएगा, तो जाहिर सा बात है कि उसका हाइट है सो बढ़ जाएगा। तो पृथ्वी पे सबसे ऊंचा जो हाई टाइड आता है, ये बे ऑफ फुंडी कनाडा में, कनाडा, है ना, इसको आप याद कर लो, नोट कर लो। कई बार वन लाइनर क्वेश्चन में है, सो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नोट कर रहे हो तो नोट कर लो, बाकी इसके बाद देखते हैं कि क्या बोलते हैं, हालांकि ये सब चीज एनसीईआरटी में भी आपको दिया हुआ है, वहां से भी आप नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा टाइप? हाँ, अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं। बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी हो गया, और दूसरा हो जाएगा बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ मून, सन एंड अर्थ, जिसमें हम लोग स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा ये बताओ, है ना, जो भी लोग ऑनलाइन भी है, जो नीप टाइड्स होता है, नीप टाइड्स, क्या ये लो टाइड होता है कि हाई टाइड होता है, पहले ये बताओ, जो लोग पहले से पढ़े हो बताओ। नीप टाइड्स लो टाइड्स होता है कि हाई टाइड होता है? एनीवन, पीछे से बताओ। लो होता है। डीप टाइड्स भी हाई टाइड होता है। ठीक है। कंचन लो टाइड, खुशबू लो टाइड, अरे ऐसे कैसे काम चलेगा? हाई टाइड होता है। ठीक है, लेकिन स्प्रिंग टाइड से छोटा होता है, बिल्कुल 90 डिग्री पर रहता है ना, है ना, ठीक है, लेकिन क्या वो लो टाइड होता है? श्योर हो? नहीं, हाई टाइड होता है, बट उसका हाइट जो है सो कम होता है इन कंपैरिजन टू द नीप टाइड, बट नीप इन कंपैरिजन टू द स्प्रिंग टाइड, बट यस, नीप टाइड इज आल्सो ए हाई टाइड, है ना, रिलेटिवली, यस, रिलेटिवली है सो छोटा होगा, है ना, उसको देख लेंगे अपना लोग। चलो इसको देखते हैं, आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो नोट करने के लिए होगा तो। चलो इसे डायग्राम से पहले देखते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। हम्म, इसको समझते हैं, इस डायग्राम को, फिर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको आप नोट कर लेना। देखो, यहाँ पे क्या है, सन है, मून है और अर्थ है, तीनों का सिस्टम है ना, दिस इज योर सन है, यहाँ पे मून है और ये अर्थ है। ठीक है, तो एक ऐसा सिचुएशन सोचो जब सूरज, चांद और पृथ्वी एक लाइन में आ जाए, एक लाइन में आ जाए, है ना, तो क्या होगा, इस पोजीशन पे क्या होगा? देखो, ये जो नीला वाला पार्ट है ना, है ना, ये क्या है? ये सन के वजह से है सो टाइट हो रहा है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, जो कि सबसे ज्यादा उभार है, ये मून के वजह से हो रहा है। ठीक है, तो दोनों मिल करके कंबाइंड होकर के जो नॉर्मल जो टाइड्स होगा, उसका हाइट और बढ़ा देगा, है ना, यानी कि जो नॉर्मली जो टाइड्स किसी जगह पे आता है, उससे ज्यादा हाइट का जो है सो टाइड आपको वहां पे देखने को मिलेगा। कब? जब पृथ्वी पृथ्वी चांद और सूरज तीनों एक लाइन में आ जाए। समझ में आ गया? ये क्लियर है? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्प्रिंग टाइड बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड एज द स्प्रिंग टाइड, स्प्रिंग टाइड, है ना। सेम उसी तरीके से, अगर चांद वापस से घूमते 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 यहाँ पहुंच जाए,
इस वाले लोकेशन में पहुंच जाए, तब भी क्या होगा, पृथ्वी पृथ्वी सूरज और चांद फिर से तीनों एक लाइन में, ठीक है, एक लाइन में है। तो यहाँ पर फिर से जो है हाई टाइड क्रिएट होगा। हाई टाइड तो होगा ही, लेकिन सामान्यतः हाई टाइड से थोड़ा ज्यादा उसका हाइट होगा, इस वजह से उसको स्प्रिंग टाइड बोलते हैं, है ना, स्प्रिंग टाइड। समझ में आ गया, ये चीज हो गया। देखो यहाँ पे क्या है, न्यू मून है, न्यू मून है, और ये फुल मून है। फुल मून मतलब पूर्णिमा, न्यू मून मतलब अमावस्या। आपको मालूम है कि क्या, आपको जब भी आप चांद को ऑब्जर्व करते हो, तो क्या चांद आपको हमेशा पूरा गोल दिखाई देता है क्या? नहीं, है ना, अमावस्या होगा, फिर धीरे धीरे पतला सा एक लाइन दिखाई देगा चांद का, है ना, फिर वो थोड़ा धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा, है ना, करते 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 पूर्णिमा जब आएगा तो फुल मून हो जाएगा, है ना, पूर्णिमा में है सो फुल मून हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है सो अमावस्या है ना, अमावस्या, दैट दैट मीन्स कि जो मून जो ऐसे घूमते घूमते आता है ना, इस तरीके से घूमते घूमते आता है, तो क्या होता है कि सपोज हमारा जो न्यू मून है, न्यू मून मतलब इसके बाद जब चांद थोड़ा सा आगे बढ़ेगा ना, सपोज कि चांद यहाँ पे आया, तो सन का जो ये वाला पार्ट है, ये मून का है सो चमकेगा, और वो हम लोग पृथ्वी से देखेंगे, तो अमावस्या के बाद आपको बिल्कुल पतला सा चांद दिखाई देगा। समझ में आ गया? फिर क्या होगा, मून थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, है ना, सपोज यहाँ पे आया, तो अब क्या होगा, अब इसका ज्यादा बड़ा भाग जो है सो सूरज की रोशनी के अंदर में आएगा, और उसको जब हम लोग पृथ्वी से देखेंगे तो चांद थोड़ा सा और बड़ा हुआ नजर आएगा, है ना। करते करते क्या होगा, जब ये ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे पहुंचता है, तो क्या होगा कि जो मून है उसका पूरा का पूरा एक हाफ जो है वो पूरा सूरज की रोशनी के अंदर में आ जाता है, और वही हमको एज ए पूर्णिमा है सो दिखाई देगा। समझ में आ गया? तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन में क्या होगा कि सूरज, पृथ्वी और चांद एक सीध में होते हैं, एक सीध में होते हैं। तो वैसा जब सिचुएशन क्रिएट होगा, तो सबसे ऊंचा जो है हाई टाइड है सो पृथ्वी पर आएगा, और उसी को हम लोग स्प्रिंग टाइड के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है ना। अब देखो, नीप टाइड क्या होगा, नीप टाइड, नीप टाइड क्या है? तो अब सपोज ये सूरज है ना, अब चांद और सूरज एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का सोचो कि एंगल बनाने लगे। देखो 90 डिग्री का, है ना, ये एंगल कितना बना जी? 90 डिग्री का है। तो अब क्या होगा कि पृथ्वी पे सूरज जो है ये तो पानी को अपनी ओर खींचेगा, है ना, यानी कि ये सन के वजह से टाइड जो है सो फॉर्मेशन हुआ, इसका काउंटर इधर भी थोड़ा सा जनरेट होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। लेकिन चांद चांद बाबू जो है ना, 90 डिग्री पे पहुंच गए। तो अब क्या करेगा, ये अपनी ओर पानी को खींचेगा, इसका काउंटर इधर जनरेट होगा, है ना। तो एक बात बताओ कि सूरज का जो प्रभाव जो इधर की तरफ था, क्या ये उतना पानी यहाँ पे ट्रेवल कर पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। लेकिन है तो हाई टाइड ही, है ना, लेकिन क्या यह स्प्रिंग टाइड इतना ऊंचा होगा? नहीं होगा। स्प्रिंग टाइड इतना ऊंचा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सूरज का प्रभाव इधर की तरफ है ना। तो इसी को बोलते हैं नीप टाइड। इसको क्या बोलेंगे? नीप टाइड, नीप टाइड, नीप ज्वार इसी को बोलेंगे। लेकिन क्या यह लो टाइड है? नहीं, इट इज ऑल्सो ए हाई टाइड, लेकिन इसका जो हाइट होगा विल बी लोअर देन द स्प्रिंग टाइड। समझ में आ गया? तो देखना आपके एग्जाम में कई बार स्टेटमेंट है तो, है ना, आपको फंसाने के लिए लिख देगा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइड्स, है ना, और लिखिएगा पहला स्टेटमेंट कि नीप टाइड्स आर द लो टाइड्स। तो नहीं, नीप टाइड्स आर आल्सो द हाई टाइड्स, लेकिन उसका जो हाइट है इट विल बी लेसर देन द स्प्रिंग टाइड। समझ में आ गया? तो स्प्रिंग टाइड्स के फॉर्मेशन होने के लिए क्या कंडीशन का रिक्वायरमेंट है कि तीनों एक लाइन में हो जाए, तब स्प्रिंग टाइड बनेगा। नीप टाइड्स को फॉर्मेशन होने के लिए क्या कंडीशन का रिक्वायरमेंट है कि तीनों जो है सो आपस में 90 डिग्री बना ले, तो नीप टाइड हो जाएगा, है ना। तो इसी कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो है आपके पृथ्वी पर अलग अलग जगह पे जो टाइड्स हैं, है ना, कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी ऊंचा कभी नीचा, टाइड्स का फॉर्मेशन होते रहता है। समझ में आ गया? चलो एक सवाल और आपसे पूछते हैं। बेसिक क्वेश्चन है कि स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड के बीच में कितना दिन का है सो गैप होता है? हालांकि वो लिख दिए हैं 7 दिन का अंतर होता है, बट 7 दिन का है, ठीक है, 7 डेज है, वो तो लिखा ही हुआ है पीपीटी में। लेकिन ये बताओ कि 7 दिन क्यों है, वो 8 दिन क्यों नहीं है, 9 दिन क्यों नहीं है, 10 दिन क्यों नहीं है, 5 दिन क्यों नहीं है? बताओ।
बिल्कुल एकदम सही जवाब। देखो, चांद जो है बेसिकली, अगर आप देखो ऑन एन एवरेज पृथ्वी के चारों तरफ कितने दिन में घूम लेता है? ऑन एन एवरेज 28 दिन। 28 दिन है। तो 28 को, हाँ, तो अब ये जो चांद जो है पृथ्वी के चारों तरफ जो है सो ऑन एन एवरेज जो है 28 डेज में है सो, है ना, अपना जो रिवॉल्यूशन है उसको कंप्लीट कर लेता है। तो आप इसको ये ऐसे समझ सकते हो कि अगर चार क्वाड्रेंट बनाओगे, लोकेशन ए, लोकेशन बी, लोकेशन सी, लोकेशन डी, है ना, चार क्वाड्रेंट बन गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और हम लोग जो है सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो न्यू मून से। यानी कि यहाँ पे तो है अमावस्या हो गया, चांद दिखना बिल्कुल आपको बिल्कुल अंधेरा हो गया। अब वहां से जब फ्रेश चांद जब दिखना स्टार्ट होगा, उसको हम लोग फर्स्ट क्वार्टर बोलेंगे, है ना, यहाँ से यहाँ तक इसको फर्स्ट क्वार्टर बोलते हैं। फिर बी से सी के बीच में इसको सेकंड क्वार्टर बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? पूर्णिमा हो गया। अब पूर्णिमा के बाद फिर से चांद का जो साइज है वो छोटा होता चला जाएगा, यहाँ पे पहुंचेगा डी पे, इसको थर्ड क्वार्टर बोलेंगे और इसको फोर्थ क्वार्टर बोलेंगे। ये क्लियर है? ठीक है। तो एक, दो, तीन, चार, चारों क्वार्टर को पूरा करने में कितना समय लगता है जी? 28 दिन। तो ए से बी पे जो फर्स्ट क्वार्टर है इसको ट्रेवल करने में कितना दिन लगेगा? 7 दिन। 7 दिन। 7 दिन। 7 दिन। 7 चौके 28। तो बताओ, जब ए पे था तो स्प्रिंग टाइड था, बी पे आया तो नीप टाइड हो गया। तो स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड के बीच में कितना दिन का गैप हो गया? 7 दिन का गैप हो गया। तो वही आपका पॉइंट है। और ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। तो आपके यूपीएससी के एग्जाम में, पीटी में या फिर बीपीएससी में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हो सकता है सीधा सीधा सवाल ही पूछ दे कि व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड? 7 डेज। समझ में आ गया? ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या सब पॉइंट्स आपको सीखने को मिला? तो पहला पॉइंट, है ना, आप लिख सकते हो कि जो स्प्रिंग टाइड होगा, है ना, जो स्प्रिंग टाइड होता है ये कब होता है, कौन से दिन पे होगा? तो न्यू मून, यानी कि अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन। यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? नहीं। ठीक है। दूसरा, जो नीप टाइड होगा, नीप टाइड होगा या कब कब फॉर्मेशन होगा? तो फर्स्ट क्वार्टर के एंड पे और थर्ड क्वार्टर के एंड पे। तो फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर, इस पे है सो आपको नीप टाइड देखने को मिलेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट आप ये लिखिए, जो नीप जो नीप टाइड है, इट इज ऑल्सो ए हाई टाइड। इसको बिल्कुल याद रखना है, कोई भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट माइंड में नहीं करना है ना। जनरली ऐसा लगता है लोगों को कि नीप टाइड है सो लो टाइड होगा, और ये एग्जाम में गलती आपसे हो सकता है, बट इसको ध्यान रखना है। ठीक है। समझ में आ गया? है ना, ये मैंने पॉइंट भी लिखा है कि नीप टाइड्स आर नॉट लो टाइड्स बट दे आर हाई टाइड्स, बट ऑफ लेसर एम्पलीट्यूड देन द स्प्रिंग टाइड्स। क्लियर? ठीक। हम्म। तो अब आपको समझ में आ जाएगा ये पॉइंट कि जो टाइड्स का क्लासिफिकेशन है, इसका दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द मून एंड द सन। यानी कि चंद्रमा और सूर्य की स्थिति के आधार पर जो है हम लोग ज्वार भाटा का जो है सो वर्गीकरण कर सकते हैं, है ना। स्प्रिंग टाइड को वसंत ज्वार बोलते हैं और नीप ज्वार बोलते हैं, नीप टाइड। ठीक है। नीप ज्वार कब आएगा? यह पहली और तीसरी तिमाही के चंद्रमा के दौरान होते हैं, है ना। फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर मैंने बोला, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य समकोण जो है सो कोण बनाएगा, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। समझ में आ गया? वो डायग्राम पीछे वाला 90 डिग्री का। चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे का प्रतिकार करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च ज्वार निम्न उच्च ज्वार और उच्च निम्न ज्वार जो है सो होते हैं। नीप ज्वार में सबसे छोटा ज्वारीय अंतर होता है ना। These occur during the first and third quarters of the moon, when the earth, moon and the sun form a right angle, 90 डिग्री बनाएगा। The gravitational forces of the moon and the sun counteract each other, यानी कि जाहिर सा बात है कि जो है जो सूरज है वो अपनी ओर खींचेगा,
चंद्रमा है सो अपनी ओर खींचेगा, तो दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को काउंटर करेगा, इस वजह से है सो थोड़ा सा है ना नीम टाइड्स का फॉर्मेशन होगा। और ये तो सबसे आसान आपको समझ में आ जाएगा कि जब तीनों जब है एक लाइन में आ जाए, है ना, पृथ्वी है, मून है और सन जब एक साथ अलाइन हो जाएगा तो स्प्रिंग टाइड्स का फॉर्मेशन होगा। और ऐसा कब होता है? तो फुल मून के दिन और न्यू मून के दिन। फुल मून मतलब कि पूर्णिमा हो जाएगा, न्यू मून है मतलब कि अमावस्या हो जाएगा, है ना। तो ये दो रात में जो है ना, इसी वजह से आप देखिए पुराने फिल्म में ये सब दिखाता था, कहानी ऐसा कुछ माहौल बनाता था कि अमावस्या की रात है ना, समुद्र की लहरें बहुत तेज चल रही थी, इसी वजह से, क्योंकि अमावस्या में जो है आपको मून जो है सो है ना सन के बिल्कुल अर्थ के बिल्कुल पास में और सन के साथ अलाइंड हो जाता है। तो समुद्र में है सो ज्यादा उथल पुथल हलचल ये सब होने लगेगा, टाइड्स जो है सो ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइड्स है, स्प्रिंग टाइड्स है। क्या क्या? हाँ, काली तिलस्मी रातें है ना। काली शक्तियां जो है सो बिल्कुल वही हो रहा होगा, है ना। और ऊपर से पीछे से हॉरर साउंड ये सब भी दे देता था, है ना। बचपन में हम लोग जो है देखते थे वो एक कौन सा जी हॉरर शो आता था और एक आहट आता था, कितना लोग देखते थे? आप बीती तो पता नहीं, ध्यान नहीं है, लेकिन ये देखते थे, आहट आहट देखते थे। सोनी सोनी टीवी पे आता था ना। बाप रे, मतलब उसके बाद फिर टॉयलेट जाना मुश्किल हो जाता था रात में, है ना। आप बीती का ध्यान नहीं है, किस पे आता था? किस पे, दूरदर्शन पे किस पे आता था? अच्छा, ध्यान नहीं है, वो नहीं देखते हो। तो मम्मी से डांट भी खाते थे कि भाई जब नहीं इतना बर्दाश्त हो पाता है तो देखते क्या है। लेकिन देखने का वो भी रहता था कि क्या होने वाला है ना कहानी। फिर देख लो तो फिर शाम में है सो, अब बिहार में उस समय क्या लाइट वाइट का इशू रहता था, शाम में अंधेरा हो जाता था, है ना। तो कहीं जाना हो, छत पे जाना हो, इधर जाना हो, तो आदमी डरता था उसमें, रात में याद आता, है ना। खैर कोई नहीं, उसके बाद फिर लगता है बाद में कि जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है तो लगता है वो सब डर तो कुछ भी नहीं था, जिंदगी का डर है सो ज्यादा डरावना होता है ना। फिर आपको वो सब चीजों से जो है डर खत्म हो जाएगा। फिर ये हो गया लीप टाइट्स, स्प्रिंग टाइट्स। हम्म, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टाइट्स। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा ओशन करेंट्स का जो थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो, हाँ, ये ओशन करेंट्स जो है हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे, है ना। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैसे ओशन करेंट्स जो है सो फॉर्मेशन होते हैं और इसके टाइप्स क्या सब होते हैं, जैसे कि कोल्ड ओशन करेंट्स, वार्म ओशन करेंट्स, है ना। और ये किस तरीके से तो ये तो पिछले क्लास में डिस्कस हो चुका था, है ना, ये वाला पॉइंट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है थर्मोहालाइन सर्कुलेशन। व्हाट इज थर्मोहालाइन सर्कुलेशन? थर्मोहालाइन सर्कुलेशन क्या होता है? देखो, थर्मोहालाइन सर्कुलेशन को आप समझने के लिए पहले इस डायग्राम को देखो, है ना। थर्मोहालाइन सर्कुलेशन, दिस इज द, इसको ग्रेट कन्वेयर बेल्ट भी बोलते हैं। तो देखो, जो ओशन करेंट्स होता है, ओशन करेंट्स, है ना, उसके बारे में, है ना, ओशन करेंट्स जो है उसका फॉर्मेशन जो है सो उसका जो है जनरली विंड्स के वजह से होता है, विंड्स के वजह से होता है। तो इक्वेटर से पोल की तरफ है सो ओशन करेंट्स का एक डायरेक्शन होता है, इक्वेटर से पोल की तरफ। देखो किस वजह से, जो थर्मोहालाइन सर्कुलेशन है उसके बारे में बता रहे हैं कि क्या होता है ना। यहाँ पे दो डायग्राम आप समझिए, ठीक है। ये है सो इक्वेटर है और ये है सो पोल है, ठीक है। इक्वेटर है, पोल है, और यहाँ पे ये इक्वेटर है और ये है सो पोल है, ठीक है। इक्वेटर है और पोल है। सबसे ज्यादा गर्मी पृथ्वी पे कहाँ पे होगा? इक्वेटर वाले रीजन में, है ना, इसको समझना। सबसे ज्यादा इंसोलेशन, सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पे होगा। तो जाहिर सा बात है कि सबसे ज्यादा गर्मी है यहाँ पे, तो इक्वेटर के पास में या फिर जो ट्रॉपिकल रीजन का जो ओशन है, जो वाटर है, क्या उसका टेम्परेचर है तो ज्यादा होगा कि नहीं? ज्यादा होगा। किसी चीज का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या उसमें एक्सपेंशन, उसमें फैलाव होगा कि नहीं? फैलाव होगा।
तो उस फैलाव की वजह से एक नॉर्मल सा ग्रेडियंट है सो एक ढाल जो है सो टुवर्ड्स पोल रीजन्स क्रिएट होगा ओशन वाटर्स का। तो ओशन वाटर्स का टेंडेंसी किधर की तरफ मूव करने का होगा, तो इक्वेटर से पोल की तरफ में। प्लस आपको मालूम है कि यहाँ पे इक्वेटर के पास में जो है आपको कई जो ट्रेड विंड्स जो है सो फ्लो करते रहते हैं। ट्रेड विंड्स की वजह से जो है ओशन करंट्स का भी फॉर्मेशन होता है ना। तो सरफेस पे ओशन करंट्स का जो डायरेक्शन है ये इक्वेटर से ऊपर की तरफ पोलवर्ड्स है कि नहीं, है ना। ये तो पॉइंट क्लियर है पोलवर्ड से। तो आप ये कह सकते हो कि सतह पे ओशन करंट्स इक्वेटर से पोल की तरफ है सो मूव कर रहा होगा, है ना, पोल की तरफ मूव कर रहा होगा। लेकिन क्या पोल पे जाते जाते इस वाले रीजन में क्या यह पानी बिल्कुल ठंडा हो जाएगा कि नहीं, कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा होगा तो इसका डेंसिटी बढ़ेगा, है ना। जब ठंडा होगा तो इसका डेंसिटी बढ़ेगा और पोलर रीजन्स में जो है पानी सिंक करेगा, नीचे की तरफ सिंक करेगा, है ना, नीचे की तरफ सिंक करेगा। और जो इक्वेटर का जो रीजन है यहाँ पे पानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ है सो राइज भी करेगा, राइज भी करेगा, राइज भी करेगा। तो ये जो पूरा सर्कुलेशन हो गया ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोहलाइन सर्कुलेशन, थर्मोहलाइन सर्कुलेशन, थर्मोहलाइन सर्कुलेशन। तो थर्मोहलाइन सर्कुलेशन में बेसिकली देखो दो वर्ड है, थर्मो और हेलाइन। थर्मो का मतलब कि टेम्परेचर, हेलाइन का मतलब कि सैलिनिटी, सॉल्ट। तो जो सरफेस ओशन करेंट्स है वो सरफेस पे फ्लो करेंगे, फिर पानी है सो सिंक करेगा, और जब पानी सिंक करेगा तो नीचे में सब सरफेस जो है ओशन करेंट्स का भी फॉर्मेशन होता है। लेकिन एक पॉइंट आपको याद रखना है, एक पॉइंट आपको याद रखना है कि सरफेस पे क्या वाटर का प्रेशर है सो कम है कि ज्यादा है, कम है, सरफेस पे कम है। लेकिन ओशन के डीप में ओशन वाटर का प्रेशर बहुत ज्यादा है ना। दूसरा दूसरा बात देखो, ओशन वाटर्स का जो डिफरेंट लेयर्स की बात करोगे, जो डिफरेंट लेयर्स है, क्या इनके बीच में है सो फ्रिक्शन ज्यादा होगा कि नहीं, है ना, फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो जो नीचे का जो पानी का जो स्पीड होगा ना ये कम होगा, बहुत कम होगा, एज कम्पेयर टू द सर्फेस, एज कम्पेयर टू द सर्फेस। समझ में आ गया, है ना। तो थर्मोहालाइन सर्कुलेशन में बेसिकली क्या होगा कि जो नीचे डीप ओशन का जो वाटर है वो बहुत धीरे धीरे है सो मूव करेगा, लेकिन जो सरफेस पे ओशन करेंट्स है उसका स्पीड है सो थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन डीप वाटर्स का जो स्पीड है सो कम होता है। लेकिन इसके वजह से क्या होता है कि ओवर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जो है, इस तरीके से आप देखो तो जो ओशन का वाटर है उसका एक्सचेंज होते रहता है, उसको है सो, है ना, एक जगह का पानी दूसरी जगह पहुंच जाएगा, है ना, थर्मोहलाइन सर्कुलेशन की वजह से। ये चीज क्लियर हो गया। तो दिस इज योर थर्मोहलाइन सर्कुलेशन, है ना। आप देखो कि ये जो रेड में आपको दिखाया जा रहा है दिस इज द ट्रॉपिकल वाटर, जो कि गर्म वाटर है, जो कि सरफेस पे फ्लो करता है, सरफेस पे, और उसके बाद जो है ये नीचे सिंक करेगा, ठंडा होकर के सिंक करेगा। और ये ठंडा पानी जो है सो कई जगह पे ओशन के अंदर सब सरफेस फ्लो है सो मेंटेन होते रहेगा, और कहीं ना कहीं आके ऊपर है सो राइज कर जाएगा, सरफेस पे राइज करेगा, जहाँ पे अपवेलिंग जोन्स होते हैं, अपवेलिंग जोन्स होते हैं, वहां पे ये सरफेस पे राइज भी करेगा। तो इसके वजह से क्या होगा कि पूरा का ओशन का जो सर जो पूरा का जो ओशन का जो वाटर है ये आपस में, है ना, इंटरमिक्स होते रहता है ओवर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, है ना, ओवर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। सो दिस इज योर थर्मोहालाइन सर्कुलेशन, है ना। इसके बारे में अगर अगर स्टेटमेंट देखना है तो देखो, इन कॉन्ट्रास्ट टू विंड ड्रिवन सरफेस करेंट्स, यानी कि विंड ड्रिवन सरफेस करेंट्स, डीप ओशन करेंट्स आर कॉज्ड बाय, डीप ओशन करेंट्स यानी कि समुद्र के अंदर जो डीप में जो ओशन करेंट्स है, these are caused by differences in water density, वाटर डेंसिटी में डिफरेंस होने की वजह से, ठीक है। जहाँ पे ठंडा होगा वहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होगा, वो पानी सिंक करेगा। जहाँ पे गर्म होगा वहाँ पे डेंसिटी कम होगा, पानी है सो राइज करेगा। इसके वजह से द प्रोसेस दैट क्रिएट्स डीप करेंट्स, डीप करेंट्स मतलब ओशन के अंदर में जो डीप करेंट्स है इज कॉल्ड थर्मोहलाइन सर्कुलेशन। थर्मो मीन्स टेम्परेचर एंड हेलाइन मीन्स सैलिनिटी, सॉल्टीनेस। इट ऑल स्टार्ट विद सरफेस करेंट्स, है ना। कैसे इसका शुरुआत होगा, तो सरफेस करेंट्स यानी कि ऊपर का जो ओशन करेंट है सतह पे जो है ना, इट कैरीज वार्म वाटर, है ना, गर्म वाटर कहाँ से, है ना, फ्रॉम नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर से जो है नॉर्थवर्ड्स यानी कि पोलवर्ड्स, है ना, इक्वेटर से पोल की तरफ जो है सो गर्म पानी को लेकर के जाएगा। द वाटर कूल्स, आगे जाएगा तो पानी ठंडा होगा,
एज इट मूव्स इनटू द हायर नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स, जैसे जैसे जो है उत्तरी अक्षांश में मूव करेगा, पानी है तो ठंडा होगा, जाहिर सा बात है ठंडा होगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। द मोर इट कूल्स द डेंसर इट बिकम्स, उसका डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगा। इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन, जैसे कि अगर आप अटलांटिक ओशन का एग्जांपल लो, है ना, नियर आइसलैंड, द वाटर बिकम्स सो कोल्ड दैट सी आइस स्टार्ट्स टू फॉर्म, पानी इतना ज्यादा ठंडा हो जाता है कि सी आइस यानी कि बर्फ वहां पर है सो जमने लगता है। द सॉल्ट नेचुरली प्रेजेंट इन सी वाटर डज नॉट बिकम पार्ट ऑफ द आइस, हाउएवर it is left behind in the ocean water that lies just under the ice, making that water extra salty and dense। देखो ये पॉइंट क्या कहता है, इस पॉइंट को समझो कि जैसे पानी जो है ट्रॉपिकल रीजन से पोलर रीजन में पहुंचा, है ना, इक्वेटर से पोल की तरफ पानी पहुंचेगा, तो इस पानी का टेम्परेचर है सो तापमान जो है सो कम हो जाएगा जी, है ना, कम हो जाएगा। तो जब कम होगा तो क्या होगा, आइस यानी कि बर्फ जम जाएगा, ये है ना, बर्फ जम जाएगा। तो जब बर्फ जम जाएगा तो बर्फ में क्या होगा, जो नमक, जो पानी में जो नमक था वो पीछे छूट जाएगा और पानी जो है सो जम करके बर्फ बन जाता है। तो जो नमक छूटता चला जाएगा वो वहां के पानी का डेंसिटी बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। इसी वजह से तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आइस, 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 द सॉल्ट विच इज लेफ्ट बिहाइंड इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द ओशन वाटर। अब चूंकि उसका घनत्व बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ गया, तो क्या होगा, नीचे सिंक करना स्टार्ट कर देगा। इसी वजह से पोलर वाटर्स में है सो पानी है सो सिंक करने लगेगा, नीचे की तरफ है सो जाना स्टार्ट कर देगा। द डेंसर वाटर सिंक्स एंड एज इट डज मोर ओशन वाटर moves in to fill the space it once occupied. This water also cools and sinks, keeping a deep current in motion. This is the start of what scientists call the global conveyor belt. कन्वेयर बेल्ट का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए, जैसे कि अगर आप कहीं, अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो देखते हो वो सामान लगेज वाला गोल गोल घूमते रहता है ना, उसको कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। या फिर किसी आप माइंस, है ना, जहाँ पे और ये सब जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जो है भेजा जाता है, तो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू भेजा जाता है। तो कन्वेयर बेल्ट इसको बोलते हैं, थर्मो हलाइन सर्कुलेशन को ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट। क्यों, क्योंकि ये पूरे समुद्र के पानी को है सो एक जगह से दूसरी जगह सो, है ना, पहुंचाते रहता है, पूरा मिक्स करते रहता है, ठीक है। इट इज अ सिस्टम ऑफ कनेक्टेड डीप एंड सरफेस करेंट्स, है ना, इट इज अ सिस्टम ऑफ डीप एंड सरफेस करेंट्स। इसमें ना यही समस्या आता है, एक बार आएगा ना तो हटेगा नहीं। This is the start of what that is called that moves water around the globe. These currents circulate around the globe in a 1,000 year cycle, है ना, हजारों साल जो है इसका साइकिल जो है सो लग जाता है ना, इन ए 1,000 year साइकिल। थर्मो हलाइन सर्कुलेशन समझ में आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इम्पैक्ट ऑफ ओशन करेंट्स। व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ ओशन करेंट्स? ओशन करेंट्स का इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे पहला है हीट डिस्ट्रीब्यूशन। हीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो अर्थ के सरफेस पे अगर आप देखिए, जो भी हीट है यानी कि ट्रॉपिकल रीजन से पोलर रीजन में हीट का है सो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। उसमें क्या सब फैक्टर्स काउंट करते हैं हीट डिस्ट्रीब्यूशन में? तो एक तो है कि आपके विंड्स होंगे, विंड्स भी ये काम करता है जी, है ना, विंड्स भी ये काम करेगा। एयर मास भी यह काम करता है, एयर मास भी यह काम करता है। और ओशन करेंट्स भी यह काम करता है, ओशन करेंट्स, ओशन करेंट। हीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपको मालूम है कि जो हमारा अर्थ है, जो पृथ्वी है ना, इस पे जो सन का जो लाइट आता है तो यूनिफॉर्म नहीं होता है ना। जो ट्रॉपिकल रीजन है ना, ट्रॉपिकल रीजन है, इसमें सबसे ज्यादा है तो इंसोलेशन आएगा, सबसे ज्यादा इंसोलेशन आएगा। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टॉरिड रीजन बोलते हैं, टॉरिड रीजन, है ना। सबसे उष्ण क्षेत्र होगा, है ना, उष्ण क्षेत्र होगा ये, है ना, उष्ण क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा है सो, है ना, सौर उष्मा यहाँ पे आएगा। उसके बाद क्या होगा, है ना, तो टेम्परेट, टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, है ना, जहाँ पे ट्रॉपिकल से कम है सो हीट रहेगा, है ना, कम हीट रहेगा, है ना। टेम्परेट, टेम्परेट समशीतोष्ण बोलते हैं, टेम्परेट, टेम्परेट जोन हो जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर का जो जोन है, इसके ऊपर का जो जोन है यह फ्रीजिड जोन है, फ्रीजिड, फ्रीजिड जोन यानी कि जो ध्रुवीय क्षेत्र बेसिकली, है ना,
फ्रीजिड जोन है, फ्रीजिड जोन, फ्रीजिड है ना, ध्रुवीय क्षेत्र है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सोलर इंसोलेशन है ना सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल में है, फिर उसके बाद कम यहाँ पे होगा और सबसे कम है सो यहाँ पे होगा। तो पृथ्वी पे जो हीट जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हीट जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यहाँ से ओशन करंट्स ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि गर्म पानी यहाँ से पहुंच जाएगा ठंडा वाले रीजन में, सेम यहाँ से भी गर्म पानी है सो नीचे की ओर जाएगा, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन से हीट का ट्रांसफर पोलर रीजन में है सो हो जाता है। तो यही पॉइंट आपको लिखा गया पहला कि हीट डिस्ट्रीब्यूशन करता है। दूसरा है क्लाइमेट कंट्रोल। क्लाइमेट कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल कैसे करेगा ओशन करंट? हाउ डज ओशन करंट्स control the climate of any region? अरे ये बोलो ना कि किसी भी रीजन में अगर जैसे आप देखो, इसको समझो ऐसे, क्लाइमेट कंट्रोल कैसे करेंगे? तो सपोज कि कोई एक कॉन्टिनेंट है ना, कोई एक कॉन्टिनेंट है ना, इसके साइड में किस तरीके का ओशन करंट फ्लो कर रहा है, क्या इसका प्रभाव इसे कोस्टल रीजन में, कोस्टल क्लाइमेट में आएगा कि नहीं, है ना आएगा। अगर सपोज कि ये कोल्ड करंट होगा, कोल्ड करंट होगा है ना, कोल्ड करंट होगा, तो जाहिर सा बात है कि यहाँ पे जो है तो क्लाइमेट थोड़ा सा ठंडा होगा, है ना। प्लस अगर ये जैसे डेजर्ट वाले फॉर्मेशन में देखो, तो यहाँ पे जो है कोल्ड करंट होने की वजह से यहाँ पे बारिश कम हो जाएगा, बारिश कम हो जाएगा, एरिड रीजन हो सकता है, एरिड रीजन हो सकता है, इसके वजह से यहाँ पे डेजर्ट क्लाइमेट का फॉर्मेशन हो सकता है। समझ में आ गया, डेजर्ट क्लाइमेट। दूसरा देखो, जो हमारा है ना यूरोप है ना, यूरोप है, ठीक है। हमने आपको बताया था कि जो नॉर्थ अटलांटिक में है ना, यहाँ से नॉर्थ अटलांटिक में जो है सो इक्वेटर से करंट जो है सो फॉर्म, मतलब जो वार्म ओशन करंट है ना, आगे की ओर गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम प्लस आगे जाओगे तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जिसको बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है, क्या यह है सो वार्म करंट है कि नहीं? तो क्या ये हमारे वेस्टर्न यूरोप को है सो गर्म रखता है कि नहीं, इन कंपैरिजन टू द कॉन्टिनेंटल यूरोप, है ना, यहाँ पे ज्यादा ठंडा होगा। अगर आप विंटर्स की बात करो, जनवरी मंथ की बात करो, है ना, जनवरी में विंटर मंथ होगा, विंटर मंथ होगा। और यही कॉन्सेप्ट पे इस बार यूपीएससी सवाल ही पूछा पीटी में, अगर आप देखोगे ज्योग्राफी क्वेश्चन में। तो इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज द ब्लैंकेट ऑफ यूरोप। इसको क्या बोलते हैं? ब्लैंकेट ऑफ यूरोप, है ना, यूरोप का कंबल। ये जो महासागरीय धाराएं हैं, है ना, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, इसको ब्लैंकेट ऑफ यूरोप बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये वार्म करंट है ना, वार्म ओशन करंट है, गर्म है। इसके वजह से क्या होगा कि हायर लैटिट्यूड्स में, जो कि यूरोप का जो पार्ट है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा गर्मी बना करके रखता है। तो क्या वहाँ का क्लाइमेट को इसने कंट्रोल किया कि नहीं किया, है ना, तो ये पॉइंट है यहाँ पे। मरीन रिसोर्सेस, मरीन रिसोर्सेस कैसे, इम्पैक्ट ऑफ ओशन करंट्स में मरीन रिसोर्सेस कैसे होगा? क्या करता है? हाँ, जो फिशिंग जोन जो होगा ना, फिशिंग जोन, है ना, मरीन रिसोर्सेज को देखो कैसे रेगुलेट करेगा। मरीन रिसोर्सेज में, मरीन रिसोर्सेज में कैसे रेगुलेट करेगा ओशन करंट? जैसे कि है ना, जो फिशिंग जोन्स होते हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा है सो है ना फिशेस पाया जाएगा, फिशिंग जोन, है ना, ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? दो जगह पे, जहाँ पे अप वेलिंग जोन हो, इसको आप नोट कर लो, अप वेलिंग जोन, ये मैंने पिछले क्लास में भी आपको समझाया था। अप वेलिंग जोन, और जहाँ पे warm and cold ocean current meet, warm and cold ocean currents meet, है ना। इसके पीछे का वजह क्या है? तो जो अपवेलिंग जोन होता है, अपवेलिंग जोन मतलब कि समुद्र का ऐसा पार्ट जहाँ पे नीचे से ठंडा पानी ऊपर की ओर आए, सतह पर आए, है ना, अपवेलिंग जोन उसको बोलेंगे। तो जब अपवेलिंग जोन होगा तो इसमें क्या होता है कि नीचे से जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स, है ना, न्यूट्रिएंट्स, उसको है सो पानी ऊपर की तरफ लेकर के आएगा, सतह पर लेकर के आएगा। और आपको मालूम है कि सतह पे है सो सनलाइट भी सबसे ज्यादा होता है, सनलाइट, है ना,
न्यूट्रिएंट्स ऊपर की तरफ आएगा, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, है ना, ठीक है। अपवेलिंग जोन है, अपवेलिंग जोन है, अपवेलिंग जोन है। इसके वजह से क्या होगा, और आपको मालूम है कि ओशन वाटर्स में कार्बन डाइऑक्साइड है सो ऑलरेडी है सो डिजोल्व होता है, CO2 भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स फोटोसिंथेसिस ये सब करेगा। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, है ना, फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, तो क्या इसके वजह से है सो इस वाले रीजन में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो ज्यादा होगा कि नहीं जी, डिजोल्व ऑक्सीजन है तो ज्यादा होगा। प्लस फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने के लिए जो छोटे छोटे फिश हैं, है ना, वो भी वहाँ पे काफी ज्यादा प्रेजेंट होगा, और प्रचुर मात्रा में यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, तो जाहिर सा बात है कि यहाँ पे फिश ये सब ज्यादा हो जाएगा। तो मरीन रिसोर्स यहाँ पे बन गया अच्छा खासा। दूसरा, जहाँ पे वार्म और कोल्ड ओशन करेंट्स मीट करे, है ना, वार्म और कोल्ड ओशन करेंट्स मीट करे, वहां पे क्या होगा कि यहाँ पे भी ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ द वाटर, वहां पे वाटर में एक चर्निंग जनरेट होता है ना, वाटर में चर्निंग जनरेट होगा, और उसके वजह से फिर से ऑक्सीजन का जो है सो, है ना, वहां पे डिजोल्व ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो बढ़ता है, प्लस न्यूट्रिएंट्स ये सभी है सो ज्यादा होता है। इस वजह से यहाँ पे जो फिश है, जो मछलियां हैं, समुद्री मछलियां हैं, उसका जो संख्या है वो भी ज्यादा होगा। तो वहां पे क्या होगा, अच्छा खासा मरीन रिसोर्स है सो जनरेट हो जाता है। तो ओशन करेंट्स का यह भी एक प्रभाव है ना, ये हो गया। नेक्स्ट है डेजर्ट फॉर्मेशन, डेजर्ट फॉर्मेशन। डेजर्ट फॉर्मेशन कहाँ पर, तो वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। जैसे कि इसका एक डायग्राम देखो तो समझ में आएगा, ये हालांकि पहले भी कई बार बता चुके हैं, बट फिर भी देखो, देखो डेजर्ट फॉर्मेशन, डेजर्ट फॉर्मेशन। जैसे कि यहाँ पे देखो एक कोल्ड करंट है, कैनेडी करंट है, ठीक है, यहाँ पे पेरू करंट है ना। कोल्ड ओशन करंट्स की वजह से क्या होता है, कोल्ड ओशन करंट्स की वजह से क्या होता है कि इसका जो कोस्टल एरिया है ना, कोस्टल एरिया में बारिश नहीं होता है ना। इसके पीछे का वजह क्या है, इसके पीछे का वजह ये है, इसके पीछे का वजह ये है कि अगर कहीं पे कोल्ड ओशन करंट रहेगा तो उसके कोस्टल रीजन में बारिश बहुत ज्यादा नहीं होता है। इसके पीछे का वजह सपोज कि दिस इज द ओशन, है ना, और इसके साथ जो है सो कॉन्टिनेंट है ना, कॉन्टिनेंट है, ओशन में है सो पानी भरा हुआ है ना, सपोज यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है। और सपोज कि इस वाले रीजन में है सो, है ना, कोल्ड ओशन करेंट्स, यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे कोल्ड वाटर, कोल्ड ओशन करेंट, कोल्ड ओशन वाटर, कोल्ड ओशन वाटर, कोल्ड ओशन वाटर, है ना, ठंडा पानी। तो इसके वजह से क्या होगा कि अब सपोज कि कोई भी विंड जो है ना, सपोज कि कोई भी विंड जो कि इधर से ऊपर की ओर जाना चाहेगा, कॉन्टिनेंट के ऊपर जाना चाहेगा, है ना, कॉन्टिनेंट के ऊपर जाना चाहेगा, तो ये जो विंड है क्या करेगा, यहाँ से मॉइस्चर को है सो, है ना, मॉइस्चर को है सो कैरी करेगा, वाटर वेपर को कैरी करेगा। लेकिन जैसे ही कोल्ड करंट वाले रीजन में पहुंचेगा, सरफेस का टेम्परेचर उसको कम मिलेगा, है ना, तो ये जो विंड है ना, ये यहीं पे बारिश करा देगा, रेनफॉल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि रेनफॉल ओवर द ओशंस, रेनफॉल ओवर द
ये डिस्चार्ज हो गया क्या ये है? ये डिस्चार्ज डिस्चार्ज हो गया। अभी यार आ देखना तो ऑनलाइन में क्या क्लास नहीं चल रहा। एनी क्लास तो है जी, इसको रिफ्रेश करना। क्लास एंड की नहीं है तो चलेगा क्या? अब आ रहा है आवाज? ठीक है अभी आ रहा है। ओके, वो जो माइक है वो डिस्चार्ज हो गया था ना, इस वजह से। हाँ, तो ये पॉइंट यहाँ पे बता रहे थे कि जो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है वो वेस्टर्न मार्जिन पे क्यों होता है, तो उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स जो होते हैं, है ना। तो सबसे पहला एक फैक्टर है कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है वहां पे, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है। इसके वजह से क्या होगा, ये सब भी आपको हम पढ़ा चुके हैं क्लाइमेटोलॉजी में, है ना। पहले क्लास अगर आप किए होगा तो सब बहुत डिटेल में बता चुके हैं कि क्यों वहां पे। तो एयर है सो सिंक करता है, एयर है सो सिंक करेगा, है ना, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में। उसके वजह से ड्राई एयर होता है, ड्राई एयर होता है। जब ड्राई एयर होता है, नो मॉइस्चर नो रेनफॉल, नो मॉइस्चर नो रेनफॉल, ठीक है, नो रेनफॉल। दूसरा पॉइंट हो जाता है ना, कि ऑफ शोर ट्रेड विंड्स होते हैं वहां पे, ऑफ शोर ट्रेड विंड्स होते हैं, ऑफ शोर ट्रेड विंड्स होते हैं, है ना। जो कि हमने देखा ऑफ शोर का मतलब कि शोर से समुद्र की ओर, शोर से समुद्र की ओर, ऑफ शोर। तीसरा पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन वाटर करेंट्स, प्रेजेंस ऑफ कोल्ड करेंट्स, प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करेंट्स, कोल्ड ओशन करेंट्स, कोल्ड ओशन करेंट, है ना। तो ये सभी फैक्टर्स मिला करके है सो डेजर्ट का फॉर्मेशन कर देता है। मैप पे देखो, अगर यहाँ पे देखो ये सहारा डेजर्ट है, यहाँ पे दिस इज योर सहारा डेजर्ट है ना, सहारा डेजर्ट है। नीचे जाओगे अटकामा डेजर्ट है यहाँ पे, है ना, अटकामा डेजर्ट है। अफ्रीका में भी जाओगे तो यहाँ पे नामिब डेजर्ट, ये सब जो है कई सारे डेजर्ट्स है। तो ये सभी जो डेजर्ट का फॉर्मेशन है, उसके बगल में देखोगे तो कैनरी करंट है सो कोल्ड ओशन करंट है, बेंगुला करंट है सो कोल्ड ओशन करंट है, पेरू करंट है जिसको हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं, ठीक है। हम्बोल्ट, हम्बोल्ट बेसिकली एक ज्योग्राफर थे, उन्हीं के नाम से ये करंट का नाम दे दिया गया है, हम्बोल्ट करंट। तो ये भी कोल्ड ओशन करंट है। तो इसके वजह से जो है सो यहाँ पे डेजर्ट का फॉर्मेशन हुआ है। आपके एग्जाम में पीटी में जो है करंट के नाम से कई बार ऐसा पूछ लेता है कि बताओ कैसा करंट है। तो पेरू करंट हो गया, बेंगुला करंट हो गया, कैनरी करंट हो गया, कैलिफोर्निया करंट हो गया, ये सभी कोल्ड वाटर करंट है, कोल्ड करंट है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे आओ तो ओयोसियो करंट है सो कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट है। लेकिन अगर आप ब्राजील करंट की बात करो, गल्फ स्ट्रीम की बात करो, है ना, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की बात करो, है ना, प्लस यहाँ पे एक अगुलहास करंट है जो कि अफ्रीका और मेडागास्कर के पास वाले रीजन में फ्लो करता है। ये सभी वार्म ओशन करंट्स है। ये जो कुरोसियो करंट है, कुरोसियो करंट, ये भी वार्म ओशन करंट है, इट इज ऑल्सो ए वार्म ओशन करंट, ठीक है। अलास्का करंट जो है ये कोल्ड यहाँ पे दिख रहा है, एक बार आप चेक कर लेना, है ना, कोल्ड होना चाहिए, ठीक है। वार्म है, यहाँ पे दोनों दिख रहा है, वार्म और कोल्ड है, एक बार चेक कर लेना, है ना। बाकी जो एक इम्पोर्टेंट करंट है लेब्राडोर करंट, है ना, लेब्राडोर काफी फेमस करंट है जो कि एक कोल्ड करंट है ना, कोल्ड करंट। तो देखो ये जो लेब्राडोर करंट, कोल्ड करंट, और यहाँ पे जो गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये सब है, जब यहाँ पर मिलता है तो यहाँ पे आपको जो है सो एक फिशिंग जोन ये सब क्रिएट करता है ना, वहां पर बहुत ज्यादा मछली ये सब पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब हो गया। तो जो पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना, वही यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ओशन करेंट्स एंड क्लाइमेट, ओशन करेंट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट, यानी किसी भी जगह का जो जलवायु है उसको प्रभावित करने में जो है सो ओशन करेंट्स का काफी ज्यादा है सो रोल होता है। तो सबसे पहला हीट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ये मैंने आपको बताया।
हीट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हीट क्या है सो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, है ना। जो वार्म ओशन करेंट्स है, वार्म ओशन करेंट्स है जैसे कि गल्फ स्ट्रीम इन द नॉर्थ अटलांटिक, है ना। अभी हमने मैप में देखा कहाँ पे गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक में है, ठीक है। इट ब्रिंग्स वार्म वाटर यानी कि गर्म जो है, गर्म जल जो है तो ट्रॉपिक से यानी कि ट्रॉपिकल रीजन से, है ना, उसको कैरी करेगा कहाँ पे, हायर लैटिट्यूड्स यानी कि ऊपर वाले लैटिट्यूड्स में, है ना। एज ए रिजल्ट द रीजन्स अलोंग द पाथ ऑफ वार्म करंट्स एक्सपीरियंस माइल्डर विंटर्स। माइल्डर विंटर्स मतलब क्या है कि वहां पे जो ठंडा होगा ना वो बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होगा, है ना, थोड़ा सा वार्म होगा वहां पे, है ना, वार्म होगा, ठीक है। For instance, the Gulf Stream keeps the climate of Western Europe warmer than other regions of the same latitude. समझ में आ गया, है ना, ये पॉइंट समझ में आ गया, है ना। दूसरा कोल्ड करेंट जैसे कि कैलिफोर्निया करंट, है ना। कैलिफोर्निया करंट कहाँ पे है, तो नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे है, नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे यानी कि पैसिफिक ओशन का करंट है, पैसिफिक ओशन का करंट, है ना। कैलिफोर्निया करंट कहाँ का है, पैसिफिक ओशन का करंट, पैसिफिक ओशन का करंट है। Western coast of North America. It brings cooler water from the polar regions towards the equator. Coastal areas affected by cold currents tend to have cooler temperatures and less precipitation. क्या ये पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कोल्ड करंट्स जहां पे होंगे वहां पे लेस प्रेसिपिटेशन होगा उस वाले रीजन में, कॉन्टिनेंट पे। फॉर एग्जाम्पल द कोल्ड बेंगुला करंट ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका contributes to the arid climate of नामिब डेजर्ट। नामिब डेजर्ट मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन किया, है ना। तो अगर कभी एग्जाम में सवाल आता है कि ओशन करंट्स किस वजह से क्लाइमेट्स को रेगुलेट करते हैं, क्या आप उसको आंसर कर पाओगे, मैं इसमें कर लोगे ना। दूसरा है ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। जाहिर सा बात है कि ओशन करंट जो है तो ह्यूमिडिटी को भी जो है, अगर जहाँ पे वार्म ओशन करंट होगा वहां पे ज्यादा बारिश होगा, ज्यादा मॉइस्चर कैरी करेगा, तो जिस भी रीजन में वार्म ओशन करंट जाएगा वहां पे है सो ह्यूमिडिटी लेकर के जाएगा। लेकिन अगर जो कोल्ड ओशन करंट्स है वो ड्राई होता है ना, वो ह्यूमिडिटी को कैरी नहीं कर पाता है ना, तो वो उसका एक प्रभाव हो जाएगा। जैसे कि इंक्रीज रेनफॉल, warm currents lead to the formation of rain bearing clouds resulting in higher rainfall in coastal areas. For example, the warm Kuroshio current, है ना, Kuroshio current affects the climate of Japan, contributing to its relatively high precipitation. समझ में आ गया। जो वार्म ओशन करंट होगा जाहिर सा बात है कि वहां पे रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा, तो क्लाउड का फॉर्मेशन ज्यादा होगा और इसकी वजह से बारिश भी ज्यादा होगा। लेकिन इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, एरिड यानी कि सूखा हुआ स्थिति कहाँ पे होगा, तो जहां पे कोल्ड ओशन करेंट्स होगा। तो जहां पे कोल्ड ओशन करेंट्स होते हैं वहां पे टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होगा तो वाष्पीकरण कम होगा जल का, और जब वाष्पीकरण कम होगा तो क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो बारिश नहीं होगा, है ना। तो ये चीज हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो जो स्टॉर्म का जो पैटर्न्स है, इंटेंसिटी है ना, उसको भी जो है सो ओशन करंट्स प्रभावित करता है। यानी कि किस रीजन में कितना ज्यादा चक्रवात आएगा वो भी ओशन करंट्स को भरोसे डिसाइड करेगा। जैसे कि हम लोग जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे थे तो क्या वहां पे हमने टोर्नेडोज के बारे में पढ़ा था। टोर्नेडोज कहाँ पे आता है, टोर्नेडो कहाँ पे आता है, किसके कोस्ट पे, नॉर्थ अमेरिका के कोस्ट पे, गल्फ ऑफ मैक्सिको के वाले रीजन में, है ना, टोर्नेडोज बहुत ज्यादा आता है। तो हमने पढ़ा था टोर्नेडोज या फिर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, उसको फॉर्मेशन होने के लिए क्या हमने पढ़ा था कि जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो 25 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, 25 डिग्री 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में, वार्म ओशन वाटर्स होने चाहिए। तो जो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम, है ना, देखो जैसे कि सपोज दिस इज योर, है ना, नॉर्थ अमेरिका, है ना, ठीक है, दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका। ये क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है ना, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है। यहां से क्या होता है कि आपको मालूम है कि जो है इक्वेटोरियल करंट है सो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है सो फ्लो करता है, और यहाँ पे गर्म पानी लेकर के पहुंचेगा इस वाले रीजन में। तो जाहिर सा बात है कि जहां पे वार्म ओशन वाटर्स पहुंचेंगे वहां पे आपको ज्यादा चक्रवात भी होगा, है ना, टोर्नेडोज भी होगा।
तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है ना, कि ओशन करेंट्स कैन इम्पैक्ट द फॉर्मेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ स्टॉर्म सच एज हरिकेन्स एंड टाइफून्स। हरिकेन्स बेसिकली क्या है और टाइफून्स क्या है, दोनों है सो ट्रॉपिकल साइक्लोन है। हरिकेन कहाँ पे बोलते हैं नाम, तो अमेरिका में, जो अमेरिका में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है उसको हरिकेन बोला जाता है। टाइफून्स कहाँ पे बोलते हैं, तो जापान में, है ना, दोनों चक्रवाती है, साइक्लोन ही है ना। तो warm ocean waters are the key ingredient in the development of these powerful storms. Warm currents provide the necessary heat and moisture to fuel the hurricanes. Regions like the Gulf of Mexico and Gulf of Mexico and the Western Pacific, where warm ocean currents are prevalent, often experience intense hurricane activity. समझ में आ गया कि किस तरीके से ओशन करेंट्स जो है वो आपके साइक्लोन्स को, हरिकेन्स को, टोर्नेडोज को भी उसके इंटेंसिटी को है सो बढ़ा देता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। हरिकेन्स, बिल्कुल हरिकेन्स जो है, टोर्नेडो क्या है, एक हर एक साइक्लोन में कई टोर्नेडोज का फॉर्मेशन ये सब हो जाता है। ठीक है, तो टोर्नेडो जो है सो छोटे स्केल का साइक्लोन आप समझ सकते हो। प्लस अल नीनो और ला नीना, है ना, ये हालांकि एक डिफरेंट टॉपिक है, इसको डिटेल में किसी क्लास में बता देंगे कि व्हाट इज अल नीनो एंड ला नीना। लेकिन ये भी समझो कि अल नीनो ला नीना भी ओशन करेंट्स की ही वजह से फॉर्मेशन होता है ना। अल नीनो ला नीना, इसको अगर किसी दूसरे क्लास में जो है ना इसको डिटेल में बता देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है अल नीनो और ला नीना। प्लस मरीन इकोसिस्टम्स, हमने अभी पढ़ा ही कि जहाँ पे अपवेलिंग जोन होगा या फिर जहाँ पे वार्म और कोल्ड ओशन करंट्स मीट करते हैं, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। इसके वजह से मरीन इकोसिस्टम यानी कि उसमें जो फिश है ना, इस सबका संख्या है सो वेरी कर जाता है। तो अपवेलिंग जोन्स है ना, इट ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट रिच वाटर्स फ्रॉम द डीप ओशन टू द सरफेस, यानी कि जहां पे भी समुद्र का पानी नीचे से ऊपर की तरफ आएगा तो नीचे से जो भी न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स मतलब कि जो डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं, उसको लेकर के ऊपर की ओर आता है, सरफेस पे आता है। एक बात बताओ, अगर ओशन का डेंसिटी का बात किया जाए तो डेंसिटी ऊपर होगा कि नीचे होगा, नीचे होगा। डेंसिटी मतलब जो चीज भारी है ना, यानी कि उसमें ज्यादा नमक ये सब घुला हुआ है, ज्यादा उसमें न्यूट्रिशन है। तो जहां से नीचे का पानी ऊपर की ओर आएगा तो नीचे से ज्यादा न्यूट्रिशन लेकर के ऊपर में आएगा। जब न्यूट्रिशन ज्यादा होगा तो जाहिर सा बात है कि वहां पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो वहां पे फिश ये सब काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि प्रोडक्टिविटी, जैसे कि स्ट्रॉन्ग अपवेलिंग करेंट सच एज द पेरुवियन कोस्ट, पेरू का जो कोस्ट है वहां पे स्ट्रॉन्ग अपवेलिंग होता है। दीज आर द मोस्ट प्रोडक्टिव फिशिंग ग्राउंड्स ड्यू टू द high levels of nutrients which support large population of fish and other marine organisms. ठीक है, in summary, ocean currents are vital in regulating the climate of coastal and even some inland areas by redistributing heat, influencing precipitation and storm patterns, and contributing to climate phenomena. Ocean currents help shape the environmental conditions experienced by various regions around the world. तो आई होप कि आपको ओशन करेंट्स के बारे में समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है क्लाइमेट को रेगुलेट करता है ना, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और प्रेसिपिटेशन को रेगुलेट करता है और साइक्लोन्स को फॉर्मेशन में जो है हेल्प करता है, और प्लस मरीन बायोडाइवर्सिटी, मरीन ऑर्गेनिजम्स, उसको भी ये रेगुलेट करता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये ओशनोग्राफी का अगर आपका क्लास कोई मिस हुआ होगा तो ऑलरेडी है सो रिकॉर्डेड लेक्चर है, जो कि 2-3 लेक्चर अगर किसी का छूटा होगा तो एक बार आप जाकर के देख लीजिएगा, है ना, ताकि आपको पीछे क्लास का जो है सो सब समझ में आ जाए, जहाँ पे हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये सब जो है सो डिस्कस किया था, है ना। बाकी ओशनोग्राफी का जो चैप्टर है वो एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना, सारा पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ठीक है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में जो है अगर होगा तो अल नीनो ये सब बता देंगे, और ओशनोग्राफी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स जैसे कि जो फोटिक जोन है, ए फोटिक जोन है ना, वो सब थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो वो फिर ओशनोग्राफी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। मोदी जी का योगा हो गया? अच्छा, अच्छा, आज तो इंटरनेशनल योगा डे भी है ना, 21 जून है। चलिए, अच्छी बात है। ठीक है, क्लास को एंड कर रहे हैं, है ना।